नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं भारतीय इतिहास के जो अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही सुना। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सरल आते हैं। एक नई श्रृंखला आप लोगों के लिए है। बाकी जो हमारी 2100 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी वो तो चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं किया गया है। यह एक नई श्रृंखला आपके लिए कर रहा हूं जिसमें वह प्रश्न मैं आपको हल करवाने वाला हूं जो अक्सर विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरल प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए मेरा सिद्धांत भी रहता है कि अगर आप सरल प्रश्न हल कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम 3 बार आप अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए, पहली क्लास है आप लोग सभी की। क्लास कैसी लगी, यह विचार कैसा लगा, यह मुझे जरूर आप सभी बताइएगा। पहला प्रश्न रैपिड फायर राउंड के तौर पे जल्दी करेंगे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वह किस भाषा में दिए थे? अब ये ऐसे सवाल है जिनमें अक्सर गलती होती है कि संस्कृत है, अर्धमागधी है, वैदर्भी है, सौरसेनी है। सही जवाब होगा मेरे दोस्त अर्धमागधी भाषा। अर्थात महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश है वह अर्धमागधी भाषा में दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? इस तरह का प्रश्न अभी इस बार फर्स्ट ग्रेड में आया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो सल्लेखना था। अब आप विश्वास करिएगा, कई सारे विद्यार्थियों ने वो गलत कर दिया। तो देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, जीव अजीव है, स्यादवाद है और त्रिरत्न है। तो जैन धर्म का सिद्धांत जो है वह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत बौद्ध धर्म का माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के इतिहास को जानने का स्रोत नहीं है? अशोक के अभिलेख, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति, यूनानी लेखकों के विवरण और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बहुत सरल प्रश्न करवा रहा हूं जिसे मैं रसगुल्ला टाइप के प्रश्न कहता हूं। 2100 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें प्रश्नों का एक अलग लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अलग लेवल, अभी मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गया हुआ हूँ, इसीलिए ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो मौर्य काल के इतिहास को जानने का स्रोत क्या नहीं है? चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति जो है यह मौर्य काल के इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से गलत युग्म होगा? हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्वण, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, महानाम, महावंश, मेगस्थनीज, भूगोल। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, मेगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी वह कौन सी थी? याद रखिएगा, वह इंडिका थी। प्लिनी ने ज्योग्राफी का नाम की किताब लिखी थी। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने शासन के में किस नए पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? प्रादेशिक, धर्म महामात्र, युक्त और राजुक। अशोक जो है उसने अपने शासन काल में कौन से नए पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? जब हम अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं तो पता चलता है अशोक ने जो है धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी की जो है वह क्या की थी? नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म का तत्व नहीं है? धम्म विजय, दान, सहिष्णुता और कर्म कांड। अशोक के धम्म का एक तत्व, एक एलिमेंट जो है वह नहीं माना गया है। इस तरह के प्रश्न कोई नहीं करवाता, ये बात याद रखना। इस तरह की श्रृंखलाएं आप लोगों के लिए कोई नहीं करवाता, मैं करवा रहा हूं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कर्मकांड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? संकिसा स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, रामपुरवा है, लोरिया नंदनगढ़ है। किस मौर्यकालीन स्तंभ पर हाथी बना हुआ है? तो जब हम मौर्य काल के स्तंभों के बारे में बात करते हैं तो इनके शीर्ष पर हमें जानवर यानी कि पशु की आकृति देखने को मिलती है। और जब हम संकीसा स्तंभ की बात करते हैं तो इस संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर जो है वह क्या बना हुआ है? हाथी बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषता नहीं है? सत्ता का बेहद ज्यादा केंद्रीयकरण, कठोर न्याय व्यवस्था, विस्तृत अधिकारी तंत्र, जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव। मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषता जो है वह नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। याद रखना, जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव जो है यह आपके मौर्यकालीन प्रशासनिक विशेषता नहीं देखी गई है। मौर्य काल में कई सारे जन कल्याणकारी कार्य किए गए थे। इनकी जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों में देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? अरिकमेडु, ताम्रपर्णी, भृगुकच और बारबेरी क्रम। इस श्रृंखला में यह मैं बता दूं कि सारे ही प्रश्न सरल नहीं रखे गए हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो बड़े विशेष है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, अरिकमेडु से भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
इतिहास के अद्भुत कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स मैंने लॉन्च किया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी के लिए है। इतिहास दर्शन लेखन है, यूपीटीजीटी है, सेकंड ग्रेड का है, टेस्ट सीरीज है। हार्ड कॉपी में नोट्स है, नोट्स यहाँ पर अलग से मिल रहे हैं आपको पेपर 2 के लिए। विश्व इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल अगला प्रश्न ये रहा, मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र निर्माण था। खनन धातु कर्म है, काष्ठ कर्म है, हाथी दांत की कारीगरी है। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वह वस्त्र निर्माण उद्योग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिलते हैं? स्तंभों पर, शिलाओं पर, गुफाओं पर और मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख है यह मुख्य रूप से हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आपको यह पता होगा कि यह हमें मोहरों पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? बनाउली, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर और रोपड़। हड़प्पा का जो प्रागैतिहासिक कालीन आद्य ऐतिहासिक काल का महत्वपूर्ण सभ्यता रही है, इस हड़प्पा का एक स्थल जो है वह नहीं माना गया है। बहुत अच्छे से बताइएगा। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वह जगह है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार कौन थे? मगधी, ताम्रकर्णी, सुप्रम और जुलाहा। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार जो है वह कौन आते हैं? जब आप वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हमें बढ़ई का नाम मिलता है। बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करता है। सॉरी, ये बढ़ई होगा, ये यहाँ पे गलत टाइपिंग है, बढ़ई। ठीक है, बढ़ई जो है इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी? यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता हम यूनान की सभ्यता को नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद ब्राह्मण जो युग्म है वह सही नहीं है? ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्रेय ब्राह्मण, सामवेद गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद टांडय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सुमेलित नहीं है? इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं, आपको पता होगा। याद रखना, सामवेद गलत है, अथर्ववेद गलत है, तो 3 और 4 जो है वह यहाँ पर सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांसे की मूर्ति मिली है? दायमाबाद, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और राखीगढ़ी। रथ की एक बेहद सुंदर प्रतिमा जो है हमें कहां पर देखने को मिली है, जिसे कांसे से बनी हुई एक कुत्ते के द्वारा खींचा जा रहा है और नग्न मनुष्य चला रहा है? यह हमें महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित दायमाबाद से मिली है। कौन सी है? नग्न मनुष्य की है, यह आपको पता होगा, कांसे की बनी हुई है, लिखा हुआ है। और कौन खींच रहा है? कुत्ता जो है वह इसे क्या कर रहा है मेरे दोस्त? खींच रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं होगा? खींच रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, सही नहीं होगा। त्रिपिटक बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ है। अभिधम पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार के नियम संकलित है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। सुत्त पीठक के 5 निकाय है। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 और 4, 2 और 3। सही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से जवाब यहाँ पर दीजिएगा। देखिए, जब हम अभी धम्म पीठक की बात करते हैं ना, तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम नहीं है क्योंकि ये विनय पीठक में मिलते हैं। और बुद्ध की शिक्षाओं की जो ये है, यह हमें सुत्त पीठक में देखने को मिलती है। तो 2 और 3 जो है वह सही नहीं है। क्लियर हो गई? बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, संगम ग्रंथ तोलकापियम का मुख्य विषय क्या था? चोल वंश का इतिहास है, पांड्य शासकों की उपलब्धियां, प्रेम कथा और तमिल व्याकरण। संगम काल का एक ग्रंथ आता है, तोलकापियर ने लिखा है, जिसे हम तोलकापियम कहते हैं। इसका मुख्य विषय जो है वह क्या है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्य विषय आता है तमिल व्याकरण। बताइए क्या आता है मुख्य विषय? तमिल व्याकरण होता है। किसने लिखा था? तोलकापियर के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से संगम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर? कावेरी पत्तनम है, अरिकमेडु है, पुहार है और मदुरई है। संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण नगर
कौन सा है? आप जब 3 संगम पढ़ते हैं जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए गए थे, पहला संगम मदुरई में हुआ था, वह इस संगम के बाद में समुद्र में विलीन हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मदुरई जो है वह संगम युग का एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है, अज्ञान है, जरामरण है, नाम रूप है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सर्वत्रम दुखम। इसीलिए बौद्ध दर्शन को दुख का दर्शन भी माना जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होता है? व्यक्ति की तृष्णा। क्या तृष्णा कभी शांत हो सकती है? नहीं, कभी भी तृष्णा को शांत नहीं किया जा सकता। पूर्व गुप्त युगीन भारत में हाथी दांत उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बंगाल था, मगध था, मालवा था, गुजरात था। बताइए, पूर्व गुप्त युगीन भारत में हाथी दांत उद्योग का जो है वह प्रमुख केंद्र क्या था? बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जा रहा है। हाथी दांत उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गुजरात माना जाता है। एक नया प्रश्न है, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, सारे ही प्रश्न बहुत सरल नहीं है। लल्लन टॉप प्रश्न नहीं करवा रहा, रसगुल्ले नहीं करवा रहा हूं। वो प्रश्न करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के दबाव की वजह से वह सवाल हमसे गलत हो जाते हैं। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहु उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं दोस्त एक बात आप लोगों के साथ साझा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट आया और इसमें हमारे प्यारे साथी राम प्रसाद कुमावत जी ने 99.81 परसेंटाइल ला करके नेट के साथ जेआरएफ परीक्षा को उत्तीर्ण किया, वह भी पहली बार में। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इतिहास विषय में अपने सपने साकार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक और विद्यार्थी कमल जो है, इन्होंने नेट परीक्षा पहली बार में ही उत्तीर्ण कर ली। इसके अलावा कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हालांकि मैंने अभी तक नेट का बैच नहीं पढ़ाया था, अब शुरू कर दिया है। आप भी फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट तीनों एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यह नेट का इतिहास है। मैं विशेष तौर पर बधाई राम प्रसाद जी कुमावत को देना चाहूंगा, जिन्होंने 99.81 परसेंटाइल ला करके पहली बार में नेट के साथ जेआरएफ परीक्षा को पास किया। अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किस राजा ने आरंभ किया था? कुषाण राजा, मालवा गणतांत्रिक के जनजाति के राजा, गुप्त राजा, हर्षवर्धन ने। बताइए। सर, यह कुषाण राजा था जिसने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी और गणितज्ञ गुप्त काल का है? आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, उपरोक्त तीनों ही हैं। एक ऐसे अगर मैं बात करता हूं ज्योतिषी और गणितज्ञ जो गुप्त काल के माने जाते हैं, तो आर्यभट्टीय भी है, वराहमिहिर भी है, ब्रह्मगुप्त भी है, यानी कि उपरोक्त तीनों ही गुप्त काल के माने जाते हैं। अगला प्रश्न, चोल ग्राम स्वशासन की दो प्रमुख संस्थाएं जो है वह कौन सी थी? नाट्टर और महासभा, उर और महासभा, उर और नगरम सभा और महासभा। चोल ग्राम स्वशासन की दो प्रमुख संस्थाएं जो है यह कौन सी मानी गई थी? याद रखना, चोल का प्रशासन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उर और महासभा इसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में साम्राज्य की स्थापना, भारत की धन संपदा को लूटना, इस्लाम का प्रसार और प्रतिशोध की भावना। भारत पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। आक्रमण का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार या भारत में साम्राज्य की स्थापना करना या प्रतिशोध की भावना नहीं था। भारत में जो धन संपदा था, जो भारत अब तक सोने की चिड़िया समझा जाता था, उससे धन को लूटना माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका उद्देश्य बदल गया, वह भारत में साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दक्षिणी भारत के किस राजवंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांडे। राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे। किसने किए थे, यह आपको बताना होगा। बताइए फटाफट से। सफल नौसैनिक अभियान जो है यह किसने किए थे? याद रखिएगा, चोल वंश के द्वारा यह नौसैनिक अभियान किए गए थे। प्रसिद्ध वृद्धीश्वर मंदिर मंदिर कहां पर है? ऐहोल में है, तंजौर में है, कांची में है, वंगई में है। प्रसिद्ध जो आपके वृद्धीश्वर मंदिर पूछा गया है, यह कहां पर बताया जाता है? कृपया जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा, यह तंजावुर या तंजौर में पड़ता है।
वृद्धेश्वर मंदिर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी होता है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अल बरूनी ने किताब लिखी है, किताब का नाम है किताब उल हिंद। यह किताब उल हिंद जो है मूल रूप से किस भाषा में है? क्या यह संस्कृत में है, अरबी में है, यूनानी में है या फारसी में है? बताइए, किताब उल हिंद जो है यह किस भाषा में है? याद रखिएगा, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, कलहण की राजतरंगिणी में किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन है? सिंध का, गुजरात का, कश्मीर का और राजस्थान का? कलहण ने किताब लिखी है जिसे हम राजतरंगिणी कहते हैं। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं की सरिता। कश्मीर का पूरा इतिहास इसमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? कश्मीर का पूरा इतिहास देखने को मिलता है। सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था, वह किस देवता का मंदिर है? शिव का, विष्णु का, सूर्य का और राम का? देखो, हम सब जानते हैं सोमनाथ जो गुजरात में है, ठीक है, अरब सागर के किनारे पर है। अरब सागर की लहरें आकर के भगवान सोमनाथ के चरणों का स्पर्श करती है, वह है शिव। हर हर महादेव बोल पार्वती पत है, हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना, एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोल भम भम बोले महादेव भगवान की जय। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, नवीं शताब्दी ईस्वी के टीकाकार मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ की टीका लिखी? ब्रह्मसूत्र, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति और नीतिशार? नवीं शताब्दी के बेहद प्रसिद्ध टीकाकार मेघातिथि ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की टीका लिखी थी? याद रखिएगा, यह मनुस्मृति के टीकाकार माने जाते हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो इतिहास का पेपर 2 का नया कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, जो 2025 और 26 के लिए रहेगा। यह कोर्स पूर्णतः अपडेटेड कोर्स है। पूर्णतः कैसा कोर्स है? अपडेटेड कोर्स है, नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर है, तो इस एग्जाम का, इस कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न, अलवार संतों का आराध्य देव शिव, शक्ति, विष्णु और राम, ठीक है। कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर मैटर कहाँ से पढ़ें? भैया, इतिहास उस शिक्षक से पढ़ा जाता है जो वास्तव में जब इतिहास पढ़ाए तो तथ्य जीवंत हो जाना चाहिए। शिक्षक की वाणी में फुर्ती होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये घमंड के साथ नहीं कह रहा, गर्व के साथ कह रहा हूं। तथ्य जब वो बोले तो तथ्य जो है वह जीवंत हो जाए, तथ्य स्वतः ही बोलने लगे, क्योंकि तथ्य इतिहास की रीढ़ होती है और तथ्यों के बिना इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। और तथ्य क्या है? साक्ष्यों का एक आधार होता है, साक्ष्यों से इतिहास बनता है। क्लियर हो गई? सर, अलवार जो है यह भगवान विष्णु के हैं और शिव जो है यह नयनार होते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा, आरंभिक मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था? उदयंतपुर महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जयेंद्र विहार, श्रीनगर? आरंभिक मध्यकाल में विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र जो है वह माना जाता था। अगर यहाँ पर तक्षशिला होता तब तो हम तक्षशिला लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर नालंदा है तो नालंदा ही जवाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। नालंदा में 9 मंजिला एक विस्तृत पुस्तकालय हुआ करता था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके विवरण से सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी नहीं मिलती? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, मिनाज सिराज और अल बैरूनी? सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी हमें कहां से नहीं मिलती है? सल्तनत काल के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा 1206 से 1526 तक रहा, लेकिन अल बरूनी जो है सल्तनत काल के दौरान नहीं था, ठीक है। दीवानियात या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश ने की, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक? वह सवाल जो अक्सर हम गलत करते हैं, लेकिन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, याद रखना यह बलबन सही जवाब होगा। अरगट्टा जो है यह क्या था? एक विशेष प्रकार का वस्त्र है, किले को तोड़ने का यंत्र है, पानी को उठाने की तकनीक है, लड़ने का शस्त्र है। याद रखना, पानी को उठाने की एक तकनीक होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अरगट्टा कहा जाता है। यह यूपीएससी जो आईएएस प्री का एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई प्री का एग्जाम होता है, उसमें लगातार 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण किया गया है? मोहिनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती? कुतुब मीनार के नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
जो है वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोती मस्जिद, किला कोहना, 2.5 दिन का झोपड़ा, मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के मध्य में सही जवाब क्या होगा, बताएं। सर याद रखिएगा, सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, फिर मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी, फिर मेरे दोस्त किला कोहना मस्जिद और फिर मोती मस्जिद बनी थी। तो सही जवाब आपके डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाप का प्रयोग किया जाता था। किस नाम का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत काल में अगर भूमि की पैमाइश करनी है तो आपको किस नाम का प्रयोग करना होगा, याद रखिएगा यह मशाहत रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक दिल्ली के 8 सुल्तानों के कार्यकाल का साक्षी रहा। मिनाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और फरिश्ता। दिल्ली के 8 सुल्तान जो है उनके समकालीन इनमें से कौन होता है। दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन निजामुद्दीन औलिया थे। 8 सुल्तान, यह प्रश्न आपके कहाँ पूछा गया था, एक बार केवीएस के पेपर में पूछा गया था। सही जवाब होगा अमीर खुसरो। ठीक है, किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तुंगभद्रा आपके सही जवाब रहेगा। इस क्लास की पीडीएफ आप जो है वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको यह एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर इतिहास विषय के कई सारे ऑनलाइन कोर्स जो हैं वह भी आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। क्लास कैसी लगी और जो हमने नई श्रृंखला शुरू की थी यह कैसी लगी, जिसमें हम आपको इतिहास के वह शानदार प्रश्नों से परिचित करवा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन प्रश्न वैसे जो अक्सर गलत हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।